प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 16 चल रहा है राष्ट्रीय आय का मापन। गत क्लासेज के अंदर हमने राष्ट्रीय आय के मापन की तीनों विधियों का अध्ययन किया, जिसमें हमने उत्पाद विधि या मूल्यवर्धन विधि, आय विधि एवं व्यय विधि की व्याख्या की। तीनों विधियों के अध्ययन में हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह है, तीनों विधियों में से प्रत्येक विधि में उसका मापन है वो क्या रहता है, समान रहता है, अर्थात राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह है वो एक समान रहता है। चलते हैं इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याएं, कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहला आता है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित करना कौन से देशों में, अल्प विकसित या अविकसित या कम विकसित देशों में बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि अशिक्षा के कारण राष्ट्रीय आय के आंकड़े बताने में लोग उनको छुपाते हैं, सही आंकड़े नहीं बताते। तो सबसे पहली समस्या है कम विकसित देशों में शिक्षा का अभाव, और अशिक्षा के कारण राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो आसान कार्य नहीं होता। लोगों के द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं जो बताए नहीं जाते या अपनी आय को छुपाया जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती, अर्थात राष्ट्रीय आय का जो मापन है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता। इसी कारण से राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े बाद में प्रकाशित किए जाते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते। दूसरा आता है कम विकसित देशों में मुद्रा विनिमय के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित। मुद्रा विनिमय के स्थान पर कौन सी प्रणाली प्रचलित होती है? कम विकसित देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित होती है। क्या होती है मुद्रा विनिमय प्रणाली? देखिए, यदि वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा किया जाता है, अर्थात वस्तुओं को बेचा भी मुद्रा के बदले जाता है और वस्तुओं को खरीदा भी मुद्रा के बदले जाता है, तो जब मुद्रा के द्वारा या पैसों के द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको हम मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? जब वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तु के द्वारा किया जाता है, जैसे एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु खरीदी जाती है, अर्थात यदि किसी को गेहूं की आवश्यकता है और उसके पास बाजरा उपलब्ध है तो वो बाजरा उसको दे देगा और उससे गेहूं खरीद लेगा। किसी व्यक्ति को सरसों की आवश्यकता है और उसके पास मूंग है तो वो मूंग उसको दे देगा और सरसों उससे ले लेगा। तो ऐसी प्रणाली क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो सामान्यतः इस प्रकार के जो लेन देन होते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली वाले, वो बाजार के प्रणाली से, बाजार सिस्टम से बाहर होते हैं, तो ये गणना से बाहर रह जाते हैं। तो मुद्रा विनिमय के स्थान पर कम विकसित देशों में कौन सी प्रणाली प्रचलित है, या यूं कह लें कि कम विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी प्रणाली सामान्यतः ज्यादा प्रचलित होती है जहां बाजार का अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मुद्रा विनिमय के स्थान पर कैसी प्रणाली प्रचलित है? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। तो मुद्रा विनिमय के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित होने के कारण इनके आंकड़े हैं वो इकट्ठे नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आता है बहुत सारे लेन देन बाजार से बाहर होने के कारण भी सरकार की जानकारी में नहीं होते, क्योंकि राष्ट्रीय आय के आंकड़े वो सरकार के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। तो बहुत सारे लेन देन है जो बाजार से बाहर हो जाएंगे, वो सरकार की जानकारी में नहीं होंगे, इसलिए इनकी कैलकुलेशन ना गणना करना भी आसान कार्य नहीं है। नेक्स्ट आता है पिछड़े देशों में श्रम विभाजन एवं श्रम का विशिष्टीकरण नहीं होता। श्रम का विभाजन नहीं होता या विशिष्टीकरण नहीं होता, अर्थात श्रम इस प्रकार से विभाजित नहीं होता कि एक व्यक्ति एक ही कार्य को करेगा, अर्थात वो उस कार्य के प्रति उसकी स्किल है जो विशिष्ट होती है, विशिष्टीकरण का गुण उसमें पाया जाता है। ऐसा सामान्यतः अल्प विकसित देशों में, अविकसित देशों में नहीं होता। और लास्ट आता है राष्ट्रीय आय के आंकड़े कम विश्वसनीय, क्योंकि इन सारी कमियों के कारण जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते, सटीक आंकड़े नहीं होते, इसलिए कम विश्वसनीय होते हैं। तो ये मुख्य समस्याएं हैं राष्ट्रीय आय की गणना की। नेक्स्ट हम चलते हैं कि राष्ट्रीय आय का कल्याण से क्या संबंध है, कि राष्ट्रीय आय बढ़ती है जैसे जैसे क्या उससे कल्याण बढ़ता है तो किस प्रकार से, नहीं बढ़ता तो क्यों नहीं बढ़ता, इसकी हम व्याख्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय का बढ़ना और आर्थिक कल्याण में या कल्याण में क्या संबंध है, इसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए तो चलते हैं, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है एक शब्द कल्याण। क्या तात्पर्य है कल्याण से? देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति या समाज अपनी दशा से संतुष्ट है तो हम ये मानते हैं कि उसके लिए कल्याणकारी दशाएं उपलब्ध हैं। दूसरा शब्द आता है आर्थिक कल्याण। क्या तात्पर्य है आर्थिक कल्याण से?
अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक कल्याण कल्याण का वह रूप है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अर्थात यदि कल्याण को आर्थिक रूप से मापा जा सके, मुद्रा के रूप में मापा जा सके, तो हम उसको क्या कहते हैं? आर्थिक कल्याण कहते हैं। ऐसी एक सामान्य अवधारणा है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है वैसे वैसे कल्याण भी बढ़ता है, जैसे जैसे राष्ट्रीय आय घटती है वैसे वैसे कल्याण भी घटता है। तात्पर्य क्या है, क्यों है ऐसी अवधारणा? देखिए, हमने राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां देखी है, उत्पाद विधि, आय विधि एवं व्यय विधि। तो जैसे जैसे राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, इसका तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने से वितरण के सिद्धांत के अनुसार आय भी बढ़ेगी, क्योंकि जो उत्पादन है वो उत्पादन के साधनों को वितरित कर दिया जाएगा और उत्पादन के साधनों की आय क्या हो जाएगी? व्यय हो जाएगी। अर्थात उत्पाद बढ़ने से आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से व्यय भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे व्यय बढ़ता है, अर्थात किसी व्यक्ति की यदि खर्च करने की जो उसकी सामर्थ्य है उसमें वृद्धि होती है, तो हम ये मानते हैं कि उसका आर्थिक कल्याण या उसका कल्याण हो रहा है। तो क्या वास्तव में यह सत्य है कि राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय बढ़ने से, राष्ट्रीय व्यय बढ़ने से कल्याण में वृद्धि होती है? लेकिन वास्तव में यह अवधारणा सत्य नहीं है। राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय बढ़ने से कल्याण अन्य कई घटकों पर निर्भर करता है। यदि वो घटक क्रियाशील हैं, अर्थात वैसा यदि होता है तो कल्याण में वृद्धि होगी, अन्यथा कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, चाहे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। सबसे पहला आता है कि राष्ट्रीय आय का समतापूर्ण वितरण आवश्यक। जैसे मान लीजिए जो राष्ट्रीय आय बढ़ी है, वो बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय यदि कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाए, उसका केंद्रीकरण हो जाए, विकेंद्रीकरण ना हो, अर्थात बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय कुछ ही लोगों के पास चली जाए, बाकी लोगों के पास नहीं जाए, अर्थात राष्ट्रीय आय का समतापूर्वक वितरण, समान रूप से वितरण नहीं हो पाए, तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तो सबसे पहला क्या है? राष्ट्रीय आय का समतापूर्वक वितरण आवश्यक है। अर्थात सीधे रूप से राष्ट्रीय आय का बढ़ना कल्याण को प्रभावित नहीं करता। राष्ट्रीय बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय या यूं कहें राष्ट्रीय आय का समतापूर्वक समान रूप से सब लोगों में वितरण आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आय का समतापूर्वक वितरण होगा तभी क्या होगा? जो राष्ट्रीय आय कल्याण को बढ़ाएगी, अन्यथा राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। दूसरा आता है राष्ट्रीय आय को अर्जित करने का तरीका। राष्ट्रीय आय किसी व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार से अर्जित की जा रही है, यह भी कल्याण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है आय को व्यय करने का तरीका। किस प्रकार से उसके द्वारा अर्जित आय को व्यय किया जा रहा है, किन वस्तुओं को खरीदने पर व्यय किया जा रहा है, क्या वो ऐसी वस्तुएं खरीद पा रहा है जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर बढ़ रहा है, तभी उसका कल्याण बढ़ेगा। यदि उसका व्यय करने का तरीके से वो संतुष्ट नहीं है या ऐसी वस्तुओं को खरीद पा रहा है जिससे वो संतुष्ट नहीं है, तो उसके कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कार्यस्थल की दशाएं। यदि देखिए राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, इसका मतलब उत्पादन के साधनों ने क्या किया है? अपना योगदान किया है। तो जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, क्या उसके लिए जो कार्यस्थल की दशाएं हैं उसमें सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसके लिए कार्यस्थल की दशाएं उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, कि ऐसी दशाएं नहीं है कि उसका स्वास्थ्य सही रूप से वो अपने आप को वहां मेंटेन रख पाए, तो क्या होगा? कार्यस्थल की यदि दशाएं अच्छी नहीं है तो जो उसकी राष्ट्रीय आय में से उसको हिस्सा मिलेगा वो कहां खर्च हो जाएगा? उसको स्वास्थ्य को मेंटेन करने में खर्च हो जाएगा, उससे वो अपना जीवन स्तर नहीं सुधार पाएगा। तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ कल्याण में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? कि कार्यस्थल की दशाएं भी क्या हो? अच्छी हो। ठीक जिस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रीय आय को अर्जित करने का तरीका और व्यय करने का तरीका, कि यदि ऐसे तरीकों से वो आय अर्जित कर रहा है जो कानूनन सही नहीं है, या वो ऐसे तरीकों से आय अर्जित कर रहा है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, या उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तो कार्यस्थल की दशाएं उस व्यक्ति के लिए क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जिनसे वो संतुष्ट हो, उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, उसके स्वास्थ्य में गिरावट ना आए, ताकि उसकी बढ़ी हुई आय वो अपने जीवन स्तर को सुधारने में काम में ले सके। देखिए प्रसन्नता या संतुष्टि कब बढ़ेगी? जब राष्ट्रीय व्यय जो आप आय बढ़ने से जो व्यय बढ़ेगा, उस व्यय करने से यदि आपके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, जीवन स्तर पहले के मुकाबले अच्छा हो रहा है,
तो व्यक्ति का संतुष्टि का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। और हमने पढ़ा कि कल्याण से तात्पर्य क्या है, यदि वो अपने जीवन की दशाओं से संतुष्ट है तो क्या है, उसका कल्याण है। तो यदि राष्ट्रीय व्यय बढ़ने से उसका जीवन स्तर सुधर रहा है तो हम ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ने से कल्याण में वृद्धि हो रही है। यदि उसके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा, जीवन स्तर पहले के मुकाबले नीचे जा रहा है, जीवन का स्तर गिर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद कल्याण में वृद्धि नहीं हो रही। नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि। ये भी एक बड़ा फैक्ट है जो राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ कल्याण को प्रभावित करता है। जैसे इसका कारण क्या है कि मान लीजिए राष्ट्रीय आय के बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, कि राष्ट्रीय आय कम दर से बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि ज्यादा दर से हो रही है, तो समुचित रूप से कल्याण क्या होगा, कम होगा। तो जनसंख्या वृद्धि दर है उसका भी एक लिमिट में रहना, उसकी वृद्धि दर का कम होना आवश्यक है, ताकि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का वितरण है वो ज्यादा हो सके, जिससे कल्याण में वृद्धि की जा सके। तो ये कुछ घटक है, कारण है जो राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण से जो संबंध है उसको प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय बढ़ने मात्र से आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती। यदि ये फैक्टर काम करेंगे, अर्थात ये सही दिशा में कार्य करेंगे, तभी राष्ट्रीय आय बढ़ने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, अर्थात लोगों के जीवन स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता है एक शब्द हरित लेखांकन। क्या तात्पर्य हरित लेखांकन से? देखिए, जैसे ही उत्पादन बढ़ता है वैसे ही पर्यावरण को भी कुछ हानि होती है, उसका भी क्या किया जाना है, उसको भी कवर किया जाना है। कैसे कवर किया जाना है कि जैसे मान लो आपने राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई और उसके कारण से जो पर्यावरण को हानि हुई है, यदि राष्ट्रीय आय में से उस पर्यावरण को हुई हानि को घटा दिया जाए तो वास्तव में जो हमारे पास प्राप्त होगी वो शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। क्योंकि उस राष्ट्रीय आय को वृद्धि करने के लिए जो हमारा नुकसान हुआ है पर्यावरण के रूप में, या पर्यावरण को जो हानि हुई है उसको हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में से घटाएंगे। तो आर्थिक कल्याण को पर्यावरण की दशा के साथ जोड़कर देखना। तो क्या है हरित लेखांकन से तात्पर्य क्या है कि आर्थिक कल्याण कैसे बढ़ रहा है, राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय बढ़ने से बढ़ रहा है, तो इसको किसके साथ जोड़ के देखा जाता है, पर्यावरण की दशा के साथ जोड़ के देखा जाता है। कैसे जोड़ के देखा जाता है कि इस राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने में पर्यावरण की दशा में क्या परिवर्तन हुआ है, पर्यावरण में क्या हानिकारक परिवर्तन हुए हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य को क्या नुकसान होगा, प्रकृति को क्या नुकसान हुआ है। जब इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हरित लेखांकन कहते हैं। हरित लेखांकन में पर्यावरण को होने वाली हानि का अध्ययन कर कि पर्यावरण को उत्पादन के कारण जो हानि हुई है उस हानि को राष्ट्रीय आय में से घटाकर पर्यावरण संशोधित आय ज्ञात की जाती है। संशोधित आय से तात्पर्य क्या है, यहां पर एक तरीके से माने कि शुद्ध राष्ट्रीय आय की हानि को घटाया गया है। कौन सी हानि को? क्योंकि पर्यावरण को होने वाली हानि को घटाया गया है, इसीलिए इसको पर्यावरण संशोधित आय कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, हरित लेखांकन कहते हैं। देखिए, कोई भी देश जो आर्थिक विकास करना चाहता है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। इस प्रकार से वो सतत विकास करना चाहता है, जिसको हम टिकाऊ विकास भी कहते हैं। तो टिकाऊ विकास एक जो शब्द आया है, क्या है टिकाऊ विकास, इसकी भी हम परिभाषा की व्याख्या करते हैं। देखिए, भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना, अर्थात जो आने वाली पीढ़ी है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात उसकी समस्त जो आवश्यकताएं हैं जिनको उनके द्वारा प्रकृति से या पर्यावरण से पूरा किया जाना है, उनको प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विकास, अर्थात वर्तमान में जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसको इस प्रकार से किया जाए कि उस उत्पादन के कारण आने वाली पीढ़ी है जो उसकी आवश्यकताएं प्रभावित ना हो, उसकी आवश्यकताएं भी सही रूप से पूरी हो सके। तो ऐसा जो विकास है उसको हम क्या कहते हैं, टिकाऊ विकास या सतत विकास कहते हैं। सतत से तात्पर्य आवश्यकताओं का लगातार पूरा होने का क्रम, और आवश्यकताएं पूरी सतत रूप से कब हो पाएंगी, जब हम इस प्रकृति को या इस पर्यावरण को भविष्य की पीढ़ी के लिए उसकी आवश्यकताओं के लिए बचा कर रख पाएंगे। तो ये था लेसन राष्ट्रीय आय का मापन। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।